हाल है आप सबके। मेडू हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेटे हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपसे कहा था जब पहला क्लास इसकी ली थी कि इससे 2 या कई बारी 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनीज। ह्यूमन बीइंग्स में किडनीज का काम क्या है। सो फंक्शन क्या क्या है हमारी किडनी का। तो सबसे पहला काम तो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन बनाना, जिसे आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और इस यूरिन में नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करना। एक काम तो ये हो गया किडनी का। सो किडनी यूरिन बनाती है। इस यूरिन में यूरिया जो आपका प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो किडनी का पहला काम तो हो गया एक्सक्रीशन। नंबर 2, किडनी का दूसरा काम है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। सो बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है और वॉल्यूम है इसको मेंटेन करना। इस फंक्शन को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सो दूसरा काम हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। पहला काम हो गया एक्सक्रीशन, दूसरा काम हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें जो टोटल बॉडी वाटर है, बॉडी फ्लूइड्स की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। नंबर 3 जो फंक्शन है किडनी का वो ये है कि वो बॉडी जो फ्लूइड्स हैं इनकी पीएच को मेंटेन करता है, इसकी पीएच को मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। सो बेसिकली हमने ये कहा कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है किडनी। नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि किडनी बॉडी फ्लूइड और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रही है, इसीलिए इसका असर आता है ब्लड प्रेशर पर। सो बड़े ध्यान से समझिए, रीनल रेगुलेशन ब्लड प्रेशर का भी होता है। 5वीं चीज यह है कि किडनी एक्टिवेट करती है विटामिन डी को, और इसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पर इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी का। ध्यान से सुन लीजिएगा, किडनी वो जगह है जहां पर विटामिन डी एक्टिवेट होता है, और बिना विटामिन डी के खाने में अगर कैल्शियम प्रेजेंट है भी तो भी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर फिर बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने खाना खाया, उस खाने में कैल्शियम है, कैल्शियम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अगर विटामिन डी नहीं है तो। सो विटामिन डी का फंक्शन समझिए। विटामिन डी की प्रेजेंस की वजह से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन का है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब और रीएब्जॉर्ब कर पाता है। तीसरी सिक्स्थ चीज ये है, किडनी प्रोड्यूस करता है इरिथ्रोपोएटिन, और इरिथ्रोपोएटिन की वजह से आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करती है। सो किडनी ऑल्सो हेल्प्स इन आरबीसी प्रोडक्शन। किडनी प्रोड्यूस करती है इरिथ्रोपोएटिन, ये एक हार्मोन है। सो इतने सारे फंक्शंस हैं किडनी के, इसीलिए अगर किडनी फेल हो रही है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, बॉडी में यूरिया का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसीलिए शरीर में सूजन आती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसीलिए एसिडोसिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है कैल्शियम की कमी की वजह से, और थोड़ी बहुत अनीमिया हो सकती है। सो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं किडनी के। आज जो हम पहला फंक्शन देख रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है ये मेन फंक्शन है किडनी का। सो यहां से हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब देखिएगा बेटे, ध्यान से समझिएगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज द नेफ्रॉन। सो हमने ये कहा कि नेफ्रॉन ह्यूमन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नेफ्रॉन। सो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाई, आप इसको क्यों कह रहे हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है, तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है बेटे, जो मेन फंक्शन है किडनी का वो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और हर एक नेफ्रॉन इंडिविजुअली यूरिन बना सकता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। मैंने आपसे यह कहा कि इस नेफ्रॉन को मैं किडनी की फंक्शनल यूनिट कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि
किडनी का जो मेन काम है विच इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उसको हर एक नेफ्रॉन कर सकता है. सो एवरी नेफ्रॉन इज केपेबल या ईच नेफ्रॉन इज केपेबल ऑफ forming urine on its own, individually forming urine. और इंडिविजुअली अकेला क्या बना सकता है बेटे, शाबाश, यूरिन बना सकता है. सो इसलिए हमने ये कहा कि ये फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन किडनी की. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अब हमने एक बात ये समझ ली, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन. 1 मिलियन का मतलब हुआ बेटे 10 लाख. और 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक को आप कहते हैं कॉर्टिकल और एक को आप कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी. सो अगला क्वेश्चन ये है, कितनी तरह के नेफ्रॉन है? 2 तरह के नेफ्रॉन है, एक को आपने कहा कॉर्टिकल और दूसरे को आपने कहा जक्स्टा मेडुलरी. आपसे यह पूछा जा सकता है कि ज्यादा कॉमन कौन सा है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन करीब 15%. सो क्या 15% होने की वजह से ये कम इंपॉर्टेंट है? आंसर है नहीं. ये वो 15% नेफ्रॉन है जक्स्टा मेडुलरी जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसकी वजह से कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे. जिस टाइम पर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप काफी ज्यादा चल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा पसीना आया है, बॉडी में डिहाइड्रेशन की जैसी चीज है, तो आपने यह देखा होगा कि आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है. यूरिन का कलर डार्क भी हो जाता है और यूरिन कम भी आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी स्वेटिंग वगैरह में वाटर को लॉस कर रहे हैं और किडनी इस टाइम यूरिन को क्या कर देती है, कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट करने के लिए एक्चुअली वाटर को कंजर्व कर रही है. पिछली क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मस्ट कंजर्व वाटर. जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पर रह रहा है बेटे, उसे पानी बचाना बहुत जरूरी है. लैंड पर पानी नहीं मिलता. बार बार आपसे कह रहा हूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल यह समझिए कि अगर लाइफ को लैंड पर सक्सेसफुल होना है तो पानी को बचाना पड़ेगा. और यहां हम यह कह रहे हैं कि यूरिन को इसीलिए किडनी क्या करती है, कंसंट्रेट. पिछली क्लास में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था कि जितना यूरिया पर डे प्रोड्यूस होता है, करीब 25 से 30 ग्राम, उसको एलिमिनेट करने के लिए कम से कम 400 ml यूरिन आउटपुट चाहिए. और हमारा यूरिन आउटपुट 1 से 1.5 लीटर होता है, तो हम यहां से 1 लीटर पानी को बचा सकते हैं और उसके बावजूद 25 से 30 ग्राम यूरिया को एलिमिनेट किया जा सकता है. सो किडनी यूरिन को कंसंट्रेट करेगी और कंसंट्रेट करने के बावजूद हमने ये कहा कि जितना यूरिया बनता है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है. प्रॉब्लम तब आती है जब यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो जाए. अगर यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो जाए तो जितना यूरिया बन रहा है वो सारा एलिमिनेट नहीं हो पाएगा और यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा. इस कंडीशन को कहते हैं यूरीमिया. इसीलिए डॉक्टर्स जब ये सस्पेक्ट करते हैं कि किसी आदमी को किडनी डिसफंक्शन हो रहा है तो वो उसका ब्लड टेस्ट जरूर कराते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड यूरिया लेवल. और ब्लड यूरिया लेवल अगर नॉर्मल से आगे है, अगर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, तब हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है इसको किडनी डिसफंक्शन हो रहा हो. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है 85% है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन केवल 15% है. लेकिन 15% का मतलब ये नहीं है कि इनकी इंपॉर्टेंस कम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरिन को कंसंट्रेट करने में. यूरिन कंसंट्रेट कब किया जाता है, जब आपको पानी बचाना है. तो इसका मतलब किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यह है कि वो वाटर को कंजर्व करती है यूरिन को कंसंट्रेट करके. तो अगर आप बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से पानी लूज कर रहे हैं तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा. इसीलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं. जब छोटे बच्चों को गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है, कॉमन बीमारी आप सबने देखा है, गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब छोटे बच्चों को जब उल्टी दस्त लग जाते हैं तो पीडियाट्रिशियन ये पूछता है, पीडियाट्रिशियन
पीडियाट्रिशियन उस डॉक्टर को कहते हैं जो आप में से कई लोग बनेंगे जो कि बच्चों को देखता है। तो वो मदर से ये पूछता है कि बच्चा नॉर्मल यूरिन कर रहा है क्या? अगर बच्चा नॉर्मल यूरिन कर रहा है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है। दिस इज हाउ द पर्सन इवेल्युएट्स। और अगर मदर ये कहती है कि नहीं जी यूरिन देर देर में कर रहा है, कम कर रहा है, तो पीडियाट्रिशियन की समझ में आ जाता है कि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है, कटोरी चम्मच से जीवन रक्षक घोल पिलाइए। दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस इज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटे कि किसी भी कीमत पर पानी को क्या करना है, कंजर्व करना है। और किडनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस चैप्टर से बहुत शानदार क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से बनता है आपकी एनसीईआरटी में। हम अगली क्लास में आपको कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ाएंगे, ये सेक्शन अलग से दिया हुआ है। अब देखिए बेटे, इसके बाद में हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें फर्क क्या है, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में फर्क क्या है। तो देखिए बेटे, अगर मैं ये किडनी का आपको कल मैंने कट सेक्शन बताया था, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पार्ट बेटे मेडुला है। तो हम ये कह रहे हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन पूरा का पूरा या तो कॉर्टेक्स में होता है, या तो पूरा का पूरा किस में है बेटे, कॉर्टेक्स में, या उसका थोड़ा सा पार्ट कहां पर जा रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली मेडुला में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा बेटे। सो मैं ये कह रहा हूं कि या तो ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स में है या स्लाइटली इट एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला, इट डज नॉट गो डीप इनटू द मेडुला। जो दूसरा नेफ्रॉन है, ये वाला नेफ्रॉन तो बेटे कॉर्टिकल है, या तो सारा का सारा कॉर्टेक्स में है या इसका एक पार्ट थोड़ा सा मेडुला में जा रहा है। दूसरे नेफ्रॉन की बात समझिए बेटे, दूसरा नेफ्रॉन है जक्स्टामेडुलरी। सो जक्स्टामेडुलरी का मतलब समझिए, जक्स्टा का मतलब है पास में, मेडुला के पास में। ये भी कॉर्टेक्स में है लेकिन मेडुला के पास में है बेटे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन भी एक्चुअली कॉर्टेक्स में लोकेटेड है लेकिन मेडुला के पास लोकेटेड है। उम्मीद है दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। हमने ये कहा कि ये मेडुला के पास लोकेटेड है और इसका कुछ पार्ट डीप जाता है बेटे मेडुला में। नाउ दिस इज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दोनों नेफ्रॉन्स को ध्यान से देखिए, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन खुद भी कॉर्टेक्स में ही लोकेटेड है लेकिन उनका कुछ पार्ट डीप जाता है मेडुला में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन या तो पूरा का पूरा कॉर्टेक्स में होगा या थोड़ा सा उसका पार्ट कहां पर जाएगा, मेडुला में। यह बेसिक फर्क है। एक आपको ब्लड वेसल और बताएंगे, उस ब्लड वेसल का नाम है वासा रेक्टा। आप ये देखेंगे कि यहां पर या तो वासा रेक्टा एब्सेंट होगी या पुअरली डेवलप्ड होगी, लेकिन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के केस में वासा रेक्टा इज वेरी वेरी वेल डेवलप्ड। सो क्या फर्क है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में? कॉर्टिकल नेफ्रॉन या तो पूरा का पूरा कॉर्टेक्स में है या उसका थोड़ा सा पार्ट किस में जा रहा है बेटे, मेडुला में जा रहा है। और वासा रेक्टा या तो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, और अगर एसोसिएटेड है तो पुअरली डेवलप्ड है, वो भी तब जब वो थोड़ा सा मेडुला में जा रहा होगा। जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन अपने नाम से बता रहा है तो कॉर्टेक्स में लेकिन मेडुला के काफी पास है, और उसका कुछ पार्ट डीप कहां जा रहा है, मेडुला में जा रहा है। और वो जो डीप पार्ट मेडुला में जा रहा है, आप जानते हैं उसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, उसके साथ बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड वेसा रेक्टा है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आज तीसरी बार बता रहा हूं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि उनका नंबर केवल 15% है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं कि वो यूरिन को कंसंट्रेट करके पानी बचाने में मदद करते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक और चीज समझिएगा बेटे, यहां पर बहुत ध्यान से कुछ बात बता रहा हूं आपको। देखिए बेटे, यहां से रीनल आर्टरी अंदर जा रही होगी, ये रीनल आर्टरी अंदर जा रही होगी, और बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये हाइलम है, यहां से रीनल वेन बाहर आएगी बेटे। सो रीनल वेन बाहर आएगी और रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, और यहां से बाहर एक ट्यूब निकल रही होगी। इस ट्यूब को हमने पिछली क्लास में देखा था, उसे हम बेटे यूरेटर कहते हैं। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का। दोबारा समझ लीजिए, मैं एक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का। यह वो पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का।
अगर आप इस चैप्टर को वाकई में समझना चाहते हैं तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकूंगा उसको समझा रहा हूं। देखिए, मैं बनाऊंगा एक फंक्शनल डायग्राम, एक फंक्शनल डायग्राम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। अब इसका मतलब समझ लीजिए बेटे कि ये डायग्राम की जगह सर ने फंक्शनल डायग्राम क्यों लिखा है। फंक्शनल डायग्राम सिंप्लीफाइड डायग्राम होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि ये एटीपी है, ये एटीपी है, तो ये आपने एटीपी का एक फंक्शनल क्या बना दिया बेटे, रिप्रेजेंटेशन। आपने कहा मैं एक फंक्शनल डायग्राम बना रहा हूं, ये फॉस्फोलिपिड है। ऑब्वियसली दिस इज अ सिंप्लीफाइड थिंग। इससे हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये दिखने में होता कैसा है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मैं एक फंक्शनल सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बेटे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का सिंप्लीफाइड डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक ये लाइन खींच दी है, इस लाइन के ऊपर तो बेटे रीनल कॉर्टेक्स है, ऐसे समझिए, इधर तो कॉर्टेक्स है और ये वाला पार्ट बेटे मेडुला है। सो मैंने आपके सामने जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बनाना है। मैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का आपको डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं। मैंने ये कहा कि एक लाइन इमेजिन कीजिए, इसके ऊपर का पार्ट रीनल कॉर्टेक्स है, इसके नीचे का पार्ट रीनल मेडुला है। अब ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, यहां पर नेफ्रॉन का पहला पार्ट होगा और इस पहले पार्ट में ये कप शेप डिप्रेशन होगा। आप सबको पता है इसका नाम क्या है। सो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? ये वो स्ट्रक्चर है जिससे नेफ्रॉन शुरू हो रहा है। ये स्ट्रक्चर लोकेटेड है बेटे कहां पर? कॉर्टेक्स में। चाहे ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का पार्ट हो, पर ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स में है। जिस चीज को मैंने 1 लेबल किया है, इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। इसका नाम है बेटे बोमेन्स कैप्सूल। ध्यान से देखिए, ये कहां पर है? ये कॉर्टेक्स में है। बोमेन्स कैप्सूल से एक छोटे डायमीटर की ट्यूब शुरू होगी। जो चीज पहले होती है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल, और सीधी नहीं है इसलिए इसको कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, इस चीज को कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। जो चीज स्ट्रेट नहीं है, काफी ज्यादा बेटे उसमें कॉइलिंग है, इसको आपने कॉन्वोल्यूटेड कहा, और पहले है इसको आप प्रॉक्सिमल कहेंगे। सो इस चीज को आपने कहा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल इसलिए क्योंकि इस ट्यूब का डायमीटर छोटा है, इस ट्यूब का डायमीटर छोटा है। आपने इस ट्यूब को क्या कहा बेटे? ट्यूब्यूल। सो इस सेकंड नंबर पार्ट को, जिसे मैं अब यहां पर कह रहा हूं, यह है बेटे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो प्रॉक्सिमल का मतलब आपको समझ में आ गया, ये ट्यूब्यूल पहले बना है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब आपको समझ में आ गया, स्ट्रेट नहीं है, ये काफी कर्व्ड है। और तीसरी चीज हमें ये समझ में आ गई कि ये ट्यूब्यूल है, इसका डायमीटर बेटे कम है, इसको हम ट्यूब ना कह के ट्यूब्यूल कह रहे हैं। अब इसका जो पार्ट है अब जाएगा बेटे डीप इनटू द मेडुला। ये जो पार्ट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का डीप जा रहा है मेडुला में, इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। पार्ट है बेटे लूप ऑफ हेनले। इसका ये डिसेंडिंग लिम्ब है, यहां पर फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन नीचे होगी और ये असेंडिंग लिम्ब है। सो मैं अब बेटे पार्ट नंबर 3 की बात कर रहा हूं। पार्ट नंबर 3 इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये वो पार्ट है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो मेडुला में काफी डीप जाता है। फिर समझिए, इसका एक ये पार्ट होगा, एक ये पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा। इस लिम्ब में भी मैं 2 अलग अलग पार्ट बना रहा हूं। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला 70 से 75% पार्ट, 75 to 80% ऑफ दिस अपर पार्ट हैज थिक वॉल्स। इसकी वॉल बेटे आपको काफी थिक दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए बेटे, तो मैंने ये कहा कि इस 3 में जो ए है इसको मैं कहूंगा डिसेंडिंग लिम्ब। इसको मैंने कहा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो बेटे बी है इसको मैंने कहा थिन सेगमेंट। ध्यान दीजिए बेटे, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जो सी पार्ट है उसको मैंने कहा बेटे
थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो बड़े ध्यान से देखिए, जिस टाइम पर ये पीसीटी किस में गया, डीप इनटू मेडुला, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का। इसे आप हेयर पिन बेंड स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां से असेंडिंग लिम्ब शुरू हुआ, असेंडिंग लिम्ब का नीचे का पार्ट की वॉल थिन है, इसे आप थिन सेगमेंट कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वॉल थिक होती चली जाएगी, इसको आप थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, बोमेंस कैप्सूल भी कॉर्टेक्स में है, पीसीटी भी कॉर्टेक्स में है। जो पहला पार्ट मेडुला में जा रहा है वो लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग लिम्ब है, उसके बाद में थिन सेगमेंट आएगी असेंडिंग लिम्ब की, और उसके बाद थिक सेगमेंट असेंडिंग लिम्ब की। ये चीज वापस कहां आ जाएगा बेटे, कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स में इस पार्ट को, जिसे मैं अब नंबर 4 कह रहा हूं, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये भी एक कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, लेकिन ये प्रॉक्सिमल नहीं है, ये क्या है बेटे, डिस्टल है। ये भी कॉन्वोल्यूटेड है और बाद में आया है, इसलिए इसको मैंने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जाकर के खुलेगा एक पार्ट में जिसे आप कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट भी मेडुला में जाएगा। सो ये नंबर 5 जो पार्ट है, इसको मैंने कहा बेटे कलेक्टिंग डक्ट। सो मैंने ये बात बेटे एक डायग्राम बनाया आपके सामने, जो लूप ऑफ हेनले है, जो नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसका बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया। फिर समझ लीजिए, बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स में उससे शुरू हुआ पीसीटी, पीसीटी से शुरू हुआ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये वो पार्ट है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो मेडुला में डीप जा रहा है, एक हेयर पिन बेंड बना, उसके बाद में थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, उसके बाद थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, उसके बाद डीसीटी, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। एक बात याद रखिएगा बेटे, कलेक्टिंग डक्ट इज कॉमन टू मैनी नेफ्रॉन्स। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी है वो इसी कलेक्टिंग डक्ट में आकर के खुलेगा। सो हर एक नेफ्रॉन का अपना बोमेंस कैप्सूल है, अपना पीसीटी है, अपना लूप ऑफ हेनले है, लेकिन ये डीसीटी भी अपना है। कलेक्टिंग डक्ट इज कॉमन टू मेनी नेफ्रॉन्स। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने ये कहा कि ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें कई नेफ्रॉन्स के डीसीटी आकर के खुलेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देख लीजिए इस डायग्राम को बहुत जरूरी तरीके से। सो प्लीज ट्राई टू सी द डायग्राम एंड मेक अ मेंटल नोट of this very important thing that the collecting duct is common to many nephron। बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी एक ही कलेक्टिंग डक्ट में आकर के खुलते हैं बेटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज देखिए बेटे, इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि यूरिया लिवर बनाता है। सो आप सबको पता है यूरिया कौन बनाएगा बेटे, लिवर। और इस यूरिया को एलिमिनेट कौन करेगा, किडनी। सो इसको एलिमिनेट कौन करेगा, किडनी। हालांकि मुझे मैंने एक गलती ये कर रखी है कि मुझे लिवर किडनी से बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन जस्ट मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि ये लिवर वो जगह है जहां यूरिया बनता है, और ये एलिमिनेट कहां से होगा बेटे, किडनी से। रास्ता बताइए। क्या हाल है करण, क्या हाल है ठाकुर, क्या हाल है हिमांशु सिंह, क्या हाल है बेटे। गुड इवनिंग टू ऑल। सो मैंने आपसे ये कहा कि ये यूरिया बेटे कौन बना रहा है, लिवर। और ये एलिमिनेट कौन कर रहा है बेटे, शाबाश, किडनी एलिमिनेट कर रहा है। किस तरह से जाएगा, तो ये यूरिया यहां से जाएगा बेटे, याद कीजिए, ये यूरिया जाएगा हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन से इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा इसको रोकेगी बेटे कहां पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स से कहां जाएगा बेटे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा बेटे, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा बेटे, अयोटा। और अयोटा की एक ब्रांच होगी जिसका नाम है रीनल आर्टरी। और वो रीनल आर्टरी बेटे ब्लड को लेकर के कहां पर आ रही होगी, किडनी के अंदर। अब आप देखिए कि ये जो यूरिया बना कहां है बेटे, लिवर में, और पहुंचा कहां, किडनी। आप देखिए कितना घुमावदार रास्ता है,
कितना घुमावदार रास्ता है। लिवर की वेन, हिपैटिक वेन, ये जाकर के घुसी बेटे किसमें, इंफीरियर वेना कावा में। हार्ट के राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल ने इसको ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में भेज दिया, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया, अभी भी यूरिया इसमें है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में आई, और अयोटा की एक ब्रांच बेटे जिसको हमने क्या कहा, रीनल आर्टरी, और ये रीनल आर्टरी, इसमें यूरिया है, ये लेकर के इस यूरिया को इसने एंटर किया इनटू दी किडनी, और इस किडनी में नेफ्रॉन है, और 10 लाख नेफ्रॉन है। इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन ही नहीं है, इसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है, और हर एक नेफ्रॉन यूरिन बना सकता है। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप सोच के देखिए कितना जबरदस्त इवोल्यूशन है। आप ये देखिए आपकी किडनी में 10 लाख क्या है बेटे, नेफ्रॉन है, हर एक नेफ्रॉन थोड़ा थोड़ा यूरिन बना रहा है। सो जो यूरिन आउटपुट होता है हमारा, ये 10 लाख नेफ्रॉन के बनाने से होता है बेटे। और हमने ये कहा कि उस नेफ्रॉन में एक बोमेंस कैप्सूल है, और वहां तक ब्लड लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब इस रीनल आर्टरी की बहुत सारी बेटे डिविजन्स होनी पड़ेंगी, तभी ब्लड को हम यहां पहुंचा पाएंगे। और जो डिवीजन यहां पर बेटे क्या लेकर के जाएगी, ब्लड को लेकर के जाएगी, उसको आप इस नाम से जानते हैं, इसको हम आफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रहा हूं कि ये रीनल आर्टरी डिवाइड होगी और छोटी छोटी ब्रांचेस में, और एक ब्रांच होगी उसे हम कहेंगे आफरेंट आर्टीरियोल, और वो आफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर के बोमेंस कैप्सूल तक जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल मिल गई। इस ब्लड वेसल का नाम है बेटे आफरेंट आर्टीरियोल। आर्टीरियोल ये बड़ी आर्टरी नहीं है, छोटे डायमीटर की आर्टरी है। हमने ये कहा कि ये लेकर के जा रही है ब्लड को कहां पर बेटे, बोमेंस कैप्सूल में। आफरेंट एक चीज होती है बेटे ईफरेंट। आज समझ लेते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये एक सेंट्रल पार्ट है, जो चीज यहां तक चीजों को लेकर के आ रही है उसे तो आप कहेंगे आफरेंट। जो यहां से दूर लेकर के जा रही है उसको आप कहेंगे बेटे ईफरेंट। सो ये जो दो शब्द हैं हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। आफरेंट का मतलब क्या है, ईफरेंट का मतलब क्या है। आफरेंट टुवर्ड्स, जो लेकर के आ रही है वो आफरेंट है, और ईफरेंट का मतलब वो है जो कि वहां से इसको दूर लेकर के जा रही है। ये छोटे डायमीटर की वेसल है, इसको सीधा आर्टरी ना कह करके हमने क्या कहा है बेटे, आर्टीरियोल कहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड आर्टीरियोल, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन आफरेंट एंड ईफरेंट। और सोचिए कि एक पर्टिकुलर आर्टरी, केवल रीनल आर्टरी, कितने ब्रांचेस में डिवाइड होगी। 10 लाख नेफ्रॉन है, वहां तक क्या पहुंचाना है बेटे, ब्लड पहुंचाना है, और हर एक नेफ्रॉन क्या बना सकता है, यूरिन। इसलिए हर एक के बोमेंस कैप्सूल में ब्लड पहुंचना चाहिए, तो कम से कम इतनी ब्रांचेस होंगी। ये आफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर के बोमेंस कैप्सूल के कप शेप डिप्रेशन में पहुंच रहा है। दिस इज आई होप एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे उम्मीद है ये बात अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल क्लियर है बेटे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैं यहां पर इस चीज को मिटा रहा हूं। अब हमें पता है कौन सा पार्ट कौन सा है। एक बार फिर देख लेते हैं। एक बोमेंस कैप्सूल है, 2 पीसीटी है, 3 डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, 3A, 3B थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, 3C थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, 4 डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, 5 कलेक्टिंग डक्ट है। सो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बेटे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं अगली बात करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटे। सो अब हम जब अगली बात करेंगे तो देखिए हम बात करेंगे उस ब्लड वेसल की जो यहां पर आ रही है, और वो ब्लड वेसल हमने ये कहा कि वो आफरेंट आर्टीरियोल है। अभी मैंने उसकी बात करी। सो जो ब्लड वेसल यहां पर ब्लड लेकर के आ रही है इसका नाम है आफरेंट आर्टीरियोल। उम्मीद है ये दिखाई दे रही होगी अच्छे से। तो मैंने ये कहा कि ये क्या है बेटे, शाबाश, आफरेंट आर्टीरियोल है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली बेटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। देखिए आफरेंट आर्टीरियोल की वॉल को काफी थिक बना रहा हूं। आफरेंट आर्टीरियोल की वॉल में काफी ज्यादा मसल होती है। अगर आपके पास पेन पेपर है तो नीट के लिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। द वॉल ऑफ द आफरेंट आर्टीरियोल इज थिकर। दैट मींस बेटे इसकी वॉल में काफी ज्यादा स्मूथ मसल होती है। और ये जो आफरेंट आर्टीरियोल है, इट डिवाइड्स इनटू अ बंच ऑफ कैपिलरीज।
इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर इट डिवाइड्स इनटू अ बंच ऑफ कैपिलरीज। और इस बार इस नंबर से एक लिख लेते हैं। ये जो एक नंबर है, बल्कि मुझे इसमें दो लिखना चाहिए, एक इसको लिखते हैं। एक बेटे आफरेंट आर्टीरियोल है, ये आफरेंट आर्टीरियोल है। और जो दो नंबर मैंने लिखा है वो बेटे ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी नेटवर्क है जो आफरेंट आर्टीरियोल के टूटने से बनता है। सो आफरेंट आर्टीरियोल जब ब्रेक करती है एक कैपिलरी नेटवर्क में, उस कैपिलरी नेटवर्क को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर के मालपीजियन बॉडी कहा जाता है। बहुत से बच्चे इसको मालपीजियन पढ़ते हैं। सो मालपीजियन, ये शब्द क्या है बेटे? मालपीजियन। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना कर रहे हो, अपनी एनसीईआरटी खोल के देखिए कि इतने सालों से जिसे हम पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअली मतलब क्या है बेटे? मालपीजियन बॉडी, एंड दिस इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मालपीजियन बॉडी में दो चीजें हैं, इसको रीनल कार्पसल भी कहा जाता है। सो इसको मालपीजियन बॉडी या रीनल कार्पसल भी कहते हैं बेटे। और ये ध्यान समझ लीजिएगा कि मालपीजियन बॉडी प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर के ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मिलाकर के मालपीजियन बॉडी कहा जाता है। सो बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर के मालपीजियन बॉडी कहा जाता है। यहां पर फिल्ट्रेशन होगी और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। दिस इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, द मालपीजियन बॉडी और द रीनल कार्पसल, which is the term that is used for the combination of glomerular कैपिलरी नेटवर्क एंड दी बोमेंस कैप्सूल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यह कहा जाता है। एक और चीज समझिएगा बेटे, बहुत ध्यान से एक बात समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, फिर सुन लीजिए बेटे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आर्टीरियोल डिवाइड होगी कैपिलरीज में, तो ये कैपिलरीज जुड़ करके वेन बनाएगी। सो अगर आर्टरी टूटी है कैपिलरी में तो कैपिलरी जुड़ के वेन बनाती है नॉर्मल सर्कमस्टांस में। लेकिन रीनल फिजियोलॉजी में थोड़ा सा अलग है, रीनल फिजियोलॉजी में थोड़ा अलग है। और वो थोड़ा अलग ये है बेटे, लेट मी टेक दिस कलर, इस कलर को ले लेते हैं। रीनल फिजियोलॉजी में अंतर यह है कि ये वाली कैपिलरीज दोबारा जुड़ करके एक आर्टीरियोल बनाएंगी। आप देखिए आपकी बॉडी में एक बड़ा यूनिक चीज किडनी में हो रहा है, और हो ये रहा है कि अब की बार ये जो कैपिलरीज हैं ये जुड़ के वेन नहीं बना रही है, ये एक और आर्टीरियोल बना रही है। ये आर्टीरियोल यहां से ब्लड लेके जा रहा है और इसका नंबर रखेंगे 3। और अब तक हमें पता चल गया है कि इस 3 का नाम इफरेंट आर्टीरियोल होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड लेके आ रहा है, जो वोमेंस कैप्सूल में ब्लड लेके आ रहा है, वो आफरेंट आर्टीरियोल है, और कैपिलरी जुड़ के एक और आर्टीरियोल बना रही है। रीनल फिजियोलॉजी अलग है, इसे इफरेंट आर्टीरियोल कहा जाता है। नाउ दिस इफरेंट आर्टीरियोल डिवाइड्स इनटू अ ह्यूज कैपिलरी नेटवर्क। ये जो पर्टिकुलर बेटे कौन सी आपकी बार इफरेंट आर्टीरियोल एक बहुत बड़ा कैपिलरी नेटवर्क बनाएगी जो कि पीसीटी और डीसीटी दोनों को सराउंड करेगा। सो इसको नंबर 4 रखेंगे। इस 4 नंबर को हम इसीलिए लिखेंगे बेटे पेरी टिब्यूलर, पेरी मतलब चारों तरफ, टिब्यूल के चारों तरफ, इसको हम कहेंगे बच्चे कैपिलरी नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा बेटे, मैंने इस चीज को क्या कहा? पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। सो एक कैपिलरी नेटवर्क तो बेटे आफरेंट आर्टीरियोल ने बनाया जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, और एक कैपिलरी नेटवर्क इफरेंट आर्टीरियोल ने बनाया जिसका नाम है पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। यहां पर फिल्ट्रेशन होगा और इस कैपिलरी नेटवर्क में आप पढ़ चुके हैं, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होगा। सो इस कैपिलरी नेटवर्क में जो आफरेंट आर्टीरियोल बनाती है वहां पर फिल्टर होता है, और जो दूसरा कैपिलरी नेटवर्क है जो इफरेंट आर्टीरियोल बनाती है वहां पर चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं। सो एक बहुत ध्यान से फिर देख लीजिए, इफरेंट आर्टीरियोल 2 कैपिलरी नेटवर्क के जंक्शन पे है।
इफरेंट आर्टीरियोल के आगे जो कैपिलरी नेटवर्क है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, इसके पीछे जो कैपिलरी नेटवर्क है उसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। कई तरह से आपसे ये चीज पूछी जाएगी। ये वाला जो वीडियो है ये YouTube चैनल पर अवेलेबल होगा। आप अपनी NCERT पढ़ के अगर आपको ये लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है तो रेलेवेंट पार्ट को आप एक बार देख लीजिए। सो इस तरह के वीडियो का फायदा ये होगा कि आप इस चीज को बार बार देख सकते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा कि रीनल फिजियोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। सो दिस मटेरियल विल ऑलवेज बी अवेलेबल, इसको आप बार बार रेफर कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक एडवांटेज। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस कैपिलरी नेटवर्क का या इफरेंट आर्टीरियोल की एक ब्रांच डीप जाएगी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के केस में इनटू द मेडुला। ये वो ब्रांच है जिसको हम वासा रेक्टा कह रहे हैं। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद अ वेरी वेल डेवलप्ड वेसा रेक्टा। सो ये जो पांच नंबर जो मैं लिख रहा हूं, ये नंबर 5, इस ब्लड वेसल का नाम है बेटे वासा रेक्टा। और इस वासा रेक्टा का भी ध्यान दीजिए बेटे, एक डिसेंडिंग लिंब होगा, इसमें ब्लड ऐसे जा रहा है, और एक असेंडिंग लिंब होगा, इसका ब्लड ऐसे जा रहा है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वासा रेक्टा है इसे देखिए, ये डीप जा रही है बेटे मेडुला में। ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये भी डीप जा रहा है मेडुला में, और इसके साथ साथ वेसा रेक्टा भी डीप जा रही है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल अरेंजमेंट। अब ये कैपिलरीज जुड़ करके बेटे वेन बनाएंगी, ये कैपिलरीज जुड़ करके वेन बनाएंगी। सो फिर देखिए, मैंने पहले बनाया था नेफ्रॉन, अब उसके ऊपर वास्कुलर स्ट्रक्चर प्लेस कर दिए हैं। ये आफरेंट आर्टीरियोल है जो अल्टीमेटली रीनल आर्टरी की ब्रांच है। ये डिवाइड हुई है कैपिलरी नेटवर्क में जिसे ग्लोमेरुलस कहा। अनयूजुअल बात ये हुई कि इन कैपिलरीज ने जुड़ करके एक और आर्टीरियोल बनाया। ये आर्टीरियोल ब्लड यहां से लेकर के जा रही है, इसीलिए इफरेंट आर्टीरियोल कही जाएगी। ये इफरेंट आर्टीरियोल एक बहुत बड़े कैपिलरी नेटवर्क में टूटेगी, इसे आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहेंगे। इसका कुछ ब्लड इस वाली ब्लड वेसल में जाएगा जिसे आप वेसा रेक्टा कहते हैं। ये वेसा रेक्टा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के केस में वेरी वेल डेवलप्ड है, और ये वापस आकर के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में जुड़ेगी। ये कैपिलरीज जुड़ करके वेन बनाएंगी। सो आपके सामने दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, एक तरफ आपने ये कहा कि नेफ्रॉन है, दूसरी तरफ आप वास्कुलर सिस्टम देख रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा आपने अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है, और ऐसे सोचिए कि आपने ये डायग्राम अगर अपने पेपर पे बनाया है तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे। आपने ऐसे सोचिए कि ये डायग्राम अपने पेपर पे बनाया हुआ है, और ऐसे एक काम ये करेंगे कि ये जो वेसा रेक्टा है, देखिए बेटे, ये जो वेसा रेक्टा है और लूप ऑफ हेनले है, इसके बीच में एक लाइन बना देते हैं। सो बड़े ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। मैंने कहा आपने डायग्राम अपने पेपर में बनाया है, और पेपर में बनाने के बाद में लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में एक लाइन बना दीजिए, और लाइन बनाने के बाद में उस पेपर को फोल्ड कर दीजिए। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज अ फंक्शनल डायग्राम। अब मैं इसको एक्चुअल 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटे। पहले मैंने आपको फंक्शनल डायग्राम बताया जो एक्चुअल 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करिए और ये देखिए कि किस तरह से ये फोल्ड होता है। अब आप ये सोचिए कि ये इस तरह से फोल्ड होकर के एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो ये जो बेटे वासा रेक्टा है ये लूप ऑफ हेनले के ऊपर आ जाएगी, जैसा कि आप किताबों में देखते हैं। सो किताबों में आप क्या देखते हैं कि इसके बेटे ऊपर जक्स्टापोज्ड होती है वासा रेक्टा। कैसे हुआ बेटे? ये डायग्राम ऐसे मुड़ेगा, ये पेज यहां से मुड़ेगा और फोल्ड होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटे। एकदम आपकी समझ में आ गया कि पहले जो सर ने बताया था वो फंक्शनल डायग्राम था, उसे हमें बेसिक पार्ट समझने में मदद मिली, और अब जब सर फोल्ड कर रहे हैं तो हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर समझ में आ रही है कि ये एक्चुअली दिखता कैसा होगा।
होगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और समझिएगा बेटे, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगर दो एडजेसेंट लिम्स में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, फिर समझ लीजिए बेटे, चलिए इस चीज को मैं लिख देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो लिम्स में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो मान लीजिए ये लूप ऑफ हेनले है। ध्यान देना बेटे, ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। इसमें फ्लूइड नीचे जा रही है, इसमें फ्लूइड ऊपर जा रही है। इसको काउंटर करंट कहते हैं। सो ये शब्द आप बार बार रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि काउंटर करंट किसे कहा जाता है। तो ये शब्द समझिए बेटे, व्हाट इज काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब है दो एडजेसेंट लिम्स में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। अगर दो एडजेसेंट लिम्स में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, तब आप, या अपोजिट है, तब आप इसको क्या कहेंगे बेटे, काउंटर करंट कहेंगे। अब देखिए किडनी में कितने काउंटर करंट है। देखिए बेटे किडनी में कितने काउंटर करंट है। क्या आपको दिख रहा है काउंटर करंट इन दोनों लिम्स के बीच में? सो हम ये देख रहे हैं कि किडनी में, अपनी एनसीईआरटी देखिए, किडनी में जो काउंटर करंट है, देखिए वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, इसमें और इसमें फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है। ये रहा एक काउंटर करंट। दूसरा देखिए बेटे लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, इसमें भी क्या है बेटे, शाबाश, काउंटर करंट है। सो इसमें भी हमने कहा डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। एक और देखिए बेटे, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में देखिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो लिम्ब है बेटे, इधर देखिए इसमें फ्लूइड नीचे ऊपर जा रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट देखिए बेटे इसमें फ्लूइड नीचे आ रहा होगा। तो इन दोनों में भी क्या है, इन दोनों में भी काउंटर करंट है। क्या यह बात क्लियर है बेटे? इन दोनों में काउंटर करंट है, इन दोनों में काउंटर करंट है, और इसमें भी काउंटर करंट है। और ब्यूटी किस चीज की है, इधर देखिए बेटे, समझने की कोशिश करिएगा। जब मैं इस पेज को फोल्ड करूंगा तो इस लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर कौन सा लिम्ब आएगा, वेसा रेक्टा का। सो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इसके ऊपर ये वाला लिम्ब आएगा बच्चे, और ये कौन सा है, डिसेंडिंग, ये कौन सा है, असेंडिंग। इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा बेटे, काउंटर करंट। और इसके ऊपर कौन सा आएगा, ये वाला। पेज को मोड़ के देखिए, दिमाग लगाइए, जैसे ही आप पेज को मोड़ेंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। इधर वाली चीज इसके ऊपर आएगी, इधर वाली चीज इसके ऊपर आएगी, और इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है। सो काउंटर करंट बेटे वेसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में भी है। किडनी हैज एक्सटेंसिव काउंटर करंट मैकेनिज्म। किडनी में बहुत ज्यादा काउंटर करंट होता है। दोनों लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा में काउंटर करंट है, दोनों लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में काउंटर करंट है, वेसा रेक्टा और लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में भी काउंटर करंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बार बार हमारे सामने ये शब्द आएगा कि इस काउंटर करंट का मतलब क्या है। यह है काउंटर करंट जिसमें दो लिम्ब्स में, एडजेसेंट लिम्ब्स में फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। मैं 10 सेकंड्स आगे हट रहा हूं स्क्रीन से, ध्यान से देखिए कहां कहां काउंटर करंट है। जो मैंने बीच में लाइन बनाई है उसको एक बार फिर इमेजिन करिए कि यहां से हम पेज को फोल्ड कर रहे हैं, और जैसे ही पेज को फोल्ड करेंगे तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा आएगा। दोनों के बीच में काउंटर करंट है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा आएगा, उनके बीच में भी काउंटर करंट है। दोनों लिम्ब्स ऑफ वेसा रेक्टा के बीच में तो काउंटर करंट है ही, दोनों लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में भी काउंटर करंट है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में भी काउंटर करंट है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। इसमें अब कोई भी बेटे संदेह की गुंजाइश है नहीं। दिस इज वेरी वेरी सिंप्लीफाइड फिजियोलॉजी फॉर यू। एक एक लाइन अब आपको एनसीईआरटी की बिल्कुल ढंग से समझ में आएगी। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि क्लास के बाद में आप जरूर अपना टाइम सेल्फ स्टडी के दौरान इस सिस्टम में लगाएंगे, और जो भी लाइन अभी आपको समझना है उसको हाईलाइट करके मेरे तक लेके आइए। उसको बेटे यहां पर इसमें डालिए, जो ये हमारा जो बेसिकली जो चैट बॉक्स जिसे कहते हैं, जहां पर ये चैट चल रही है, ताकि मैं इसको जवाब दे सकूं।
देखूं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और समझिएगा बेटे, जब आप यहां से फोल्ड करेंगे पेज को तो ये डीसीटी इसके बीच में जाएगा। दिमाग लगा लीजिए बेटे, मैंने इसको यहां से फोल्ड किया तो ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये आफ्रेंट इफरेंट आर्टीरियोल के बहुत पास आ जाएगा। फिर देखिए बेटे, यहां पर जैसे ही आपने फोल्ड किया ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये दोनों आर्टीरियोल के बीच में आएगा। यूज योर इमेजिनेशन पावर एंड प्लीज ट्राई टू सी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट। जैसे ही मैंने पेज को फोल्ड किया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कम्स बिटवीन आफ्रेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल। बताइए बेटे हाँ कि नहीं? तो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये आफ्रेंट और इफरेंट आर्टीरियोल है, इसके बीच में से डीसीटी जा रहा है और मैं इसका कट सेक्शन आपको दिखाता हूं। सो देखिए बड़े ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिएगा कि होगा ये कि ये बेटे आफ्रेंट आर्टीरियोल है, आफ्रेंट आर्टीरियोल की वॉल थिक होती है, ये बेटे इफरेंट आर्टीरियोल है, इसके बीच में से डीसीटी निकल के आ रहा है। इस तरह की एक ट्यूब निकल के आ रही है, आपने उसे ऐसे काट दिया तो ये आपको डीसीटी दिखाई दे रहा है। सो क्या ये बात समझ में आ गई? हमने कहा ये आफ्रेंट आर्टीरियोल है बेटे, दिस इज आफ्रेंट आर्टीरियोल, दिस इज डीसीटी। डीसीटी की लाइनिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ना तो ये ब्रश बॉर्डर्ड है ना सीलिएटेड है, बिल्कुल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ध्यान देना बेटे मैंने क्या कहा है। और ये जो पर्टिकुलर आफ्रेंट आर्टीरियोल है इसकी वॉल में कुछ सेल होते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटे, इसकी वॉल में कुछ सेल होते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये कहा ये सेल किस में है? आफ्रेंट आर्टीरियोल की वॉल में है। नाउ व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इज कि ये वाले जो डीसीटी हैं जो आफ्रेंट आर्टीरियोल के पास है, सो मैंने ये कहा डीसीटी का क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इस कंसेप्ट को समझ लेना बच्चे। डीसीटी का क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच इज नियर आफ्रेंट आर्टीरियोल, विच इज नियर आफ्रेंट आर्टीरियोल, जो कि आफ्रेंट आर्टीरियोल के पास है, इनको कहते हैं बेटे मैकुला डेंसा। इन सेल्स को मैकुला डेंसा कहा जाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये वाले जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इनको मैं मैकुला डेंसा कह रहा हूं। अब इन सेल का नाम रखना है जो आफ्रेंट आर्टीरियोल की वॉल में है और डीसीटी के पास है। ये जो सेल है जो आफ्रेंट आर्टीरियोल की वॉल में है, सेल इन आफ्रेंट आर्टीरियोल वॉल विच इज नियर मैकुला डेंसा, जो कि मैकुला डेंसा के पास है, इनको ध्यान देना बेटे, ध्यान देना, इनको जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। ये शब्द आप बार बार सुनेंगे। बहुत से बच्चों को मैंने देखा कि उन्होंने नाम तो पता है पर होता क्या है ये नहीं पता। ये रहा बेटे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल आफ्रेंट वॉल की, आफ्रेंट आर्टीरियोल की वॉल का सेल है जो कि मैकुला डेंसा के पास है। मैकुला डेंसा डीसीटी का सेल है जो कि आफ्रेंट आर्टीरियोल के पास है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि सेलुलर मॉडिफिकेशन of DCT and afferent arteriole in the region of their contact, they form what is called as juxtaglomerular apparatus, और juxtaglomerular apparatus मैकुला डेंसा और juxtaglomerular cells दोनों को मिलाकर के कहते हैं। देख लीजिए, ये बार बार आपने पढ़ा होगा जो लोग 12वीं कर चुके हैं। ध्यान से देखिए बेटे कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल किसे कहा जाता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस किसे कहा जाता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में मैकुला डेंसा और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल दोनों मिलकर के आते हैं। मैकुला डेंसा डीसीटी के सेल है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल आफ्रेंट आर्टीरियोल के सेल है। जहां पर इनका कांटेक्ट है वहां पर ये दोनों चीजें बनी हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का रेगुलेशन करेंगे तो ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और एनाटमी आपको पता होनी चाहिए बेटे, एक और एनाटमी। इधर देखिए ध्यान से, इस चीज को समझिए। मैंने ये कहा कि ये बोमेंस कैप्सूल है और ये बोमेंस कैप्सूल की इनर वॉल है।
सो ये वाली जो वॉल है, ध्यान दीजिए बेटे, ये इनर वॉल है बोमेंस कैप्सूल की। अब हम ये कह रहे हैं कि इस इनर वॉल में भी एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। एवरी फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी इज लाइंड बाय एपिथेलियम। तो ये जो इनर वॉल भी है बोमेंस कैप्सूल की, इसकी लाइनिंग में भी एपिथेलियम होगा। और यहां पर ये एपिथेलियम स्पेशल है। इस एपिथेलियम को जब आप क्लोजली देखेंगे तो उसमें इस तरह से फुट लाइक प्रोसेस है। सो जैसे आप बचपन में ड्राइंग में फॉर एग्जांपल जुराब बनाते थे, उस तरह की चीज देखिए। ये फुट लाइक प्रोसेसेस है बेटे, ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें फुट लाइक प्रोसेसेस हैं। ध्यान से देखिए बेटे, अगर यहां पर जो सेल है वो बड़े स्पेशल सेल है, उनमें फुट लाइक प्रोसेसेस है। फुट के लिए शब्द होता है पोडोस और सेल के लिए शब्द होता है बेटे साइटोस, और इसीलिए इन सेल्स को कहा जाता है पोडोसाइट्स। इन सेल को क्या कहते हैं बेटे, शाबाश, पोडोसाइट कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। इसको पोडोसाइट कहा जाता है। पोडोस का मतलब फुट है, साइटोस का मतलब बेटे सेल है। ऐसे सेल जिनमें फुट लाइक प्रोसेसेस है, इनको पोडोसाइट कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, इस पिक्यूलियर अरेंजमेंट की वजह से इनके बीच में थोड़ी सी जगह बन गई है बेटे। अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच में थोड़ी सी जगह बन गई है। अगर ये देखिए, तो थोड़ी सी जगह बन गई है। इस जगह को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। इस जगह को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। और कोई भी चीज ब्लड से अगर फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाएगी तो उसका साइज इस फिल्ट्रेशन स्लिट के साइज से बड़ा नहीं हो सकता। सो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सी चीज फिल्टर होगी, कौन सी चीज फिल्टर नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करता है, तो साइज ऑफ द फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहां पर हैं, ये पोडोसाइट्स में। पोडोसाइट्स कहां पर हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द बोमेंस कैप्सूल में। अगर कोई भी चीज का साइज इस फिल्ट्रेशन स्लिट के साइज से बड़ा हुआ तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट। जो फ्लूइड ब्लड से फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल में पहुंचती है, उसका जो नेचर है वो इस फिल्ट्रेशन स्लिट के साइज से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में डिसाइड होता है। कोई भी चीज जिसका साइज फिल्ट्रेशन स्लिट से बड़ा है वो फिल्टर नहीं हो पाएगी, और छोटा है तो फिर वो आसानी से फिल्टर हो जाएगी। अब देखिए बेटे, आज हमने किया क्या। सो बड़े ध्यान से अगर हम देखें तो हमने क्या किया बेटे, हमने ये कहा कि नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। हर एक किडनी यूरिन बना सकती है, हर एक नेफ्रॉन इंडिविजुअली यूरिन बना सकता है, इसलिए फंक्शनल यूनिट है। 1 मिलियन नेफ्रॉन है, ज्यादा कॉर्टिकल है, कम बेटे जक्स्टामेडुलरी है, लेकिन कम होने के बावजूद इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज हमने ये देखा कि ये जो पर्टिकुलर यूरिया है, ये बनाया किसने बेटे, लिवर ने। एलिमिनेट किसने किया, किडनी ने। ये रास्ता काफी घुमावदार है। हमने ये देखा यूरिया इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटोसाइट्स, इट इज एलिमिनेटेड बाय द किडनी। किडनी हमारा एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। किस तरह से ये यूरिया जो यहां पर बनी है वो यहां पर आ जाएगी इमीडिएटली। आपने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा, ये जो हेपेटिक वेन है इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूरिया का कंटेंट हाईएस्ट होना चाहिए। सो यूरिया का कंटेंट हाईएस्ट होना चाहिए, कंटेंट, क्योंकि यहीं से बेटे यूरिया इसमें पहुंची है। और यहां से फिल्ट्रेशन के बाद में कौन निकल रही है बेटे, रीनल वेन। रीनल वेन में यूरिया का जो कंसंट्रेशन है वो लोवेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्लड फिल्टर होकर के जस्ट बाहर निकल रहा है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने किया कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद में हमने एक और चीज देखी कि मैकुला डेंसा किसे कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किसे कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस किसे कहते हैं, क्या रोल है इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ऑटो रेगुलेट करने में, और पोडोसाइट्स कहां पर है और इनका रोल क्या है। उम्मीद है इस क्लास से आपको मदद मिली होगी। इसका फायदा तब होगा जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ के अपने खुद से देखेंगे कि आज जो पढ़ा था वो लाइंस एनसीईआरटी में है कि नहीं। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीज एनसीईआरटी में आपको मिलेगी। मैं हर वेडनेसडे फ्राइडे यहां
पर क्लास लेता हूं 5:30 से 6:30, बाकी दिन रोज 5:30 से 6:30 बजे मेडू हब पर लाइव क्लास चलती है। फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई ना कोई क्लास जरूर चल रही होगी, और ये सारा का सारा बेटे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब भी चाहें इस पर आकर के बड़ी आसानी से, जब भी आप जो है अपना अपना जो है वो टाइम यहां पर बिल्कुल आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। बताइए लोगों को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दैट वुड बी गुड। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वी आर स्टिकिंग टू एनसीईआरटी। मैं डॉक्टर एनके शर्मा बहुत दिनों से, करीब 24 साल से बेटे मेडिकल एंट्रेंस को पढ़ा रहा हूं। टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी आई विल ट्राई टू डू द मैक्सिमम पॉसिबल फॉर योर गुड। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आ रही होंगी ये क्लासेस, और प्लीज प्लीज बहुत अच्छे से बेटे एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जब तक आप अच्छे से नींद लीजिए, क्वालिटी एंटरटेनमेंट करिए। नीट का सिलेबस डिसाइड हो गया है, एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि अब जो नीट का एंट्रेंस डिसाइड हो गया है, क्या पूछा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका अगले हफ्ते एक आस्क मी एनीथिंग सेशन करेंगे, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि बायोलॉजी पढ़नी कैसे है, बायोलॉजी में 360 में से 360 मार्क्स लाए कैसे जा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से चैप्टर हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन से चैप्टर हैं जिन्हें पढ़े बिना आप एंट्रेंस में नहीं जा सकते, वो कौन सी चीज है जिसमें केवल फैक्ट से काम चल जाएगा, वो कौन से कंसेप्ट्स हैं जहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मेरा रिवीजन खत्म नहीं होता, मेरा सिलेबस खत्म नहीं होता, मुझे नींद नहीं आ रही है, डर लगता है, एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लीजिए। मैं अगले हफ्ते से एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके साथ शुरू कर रहा हूं, जिसमें मोटिवेशन मेंटरशिप भी हम रखेंगे। बायोलॉजी तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में बेटे एक और आपकी हैंड होल्डिंग मुझे करनी है कि आप अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना करें, आपका मोटिवेशन बरकरार रहे। जैसे नहाना रोज जरूरी होता है, ऐसे ही मोटिवेशन भी रोज जरूरी होता है। वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।